सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर इन दोनों हुतात्माओं को मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए डॉक्टर अनामिका सिन्हा जी का विशेष रूप से आभार। गांधी जी और शास्त्री जी की इस जयंती पर जिस विषय का आज मुझे प्रतिपादन करना है उसका शीर्षक है गांधी और आधुनिक विचार दृष्टि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के फेसबुक चैनल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विषय को प्रतिपादित करने के पूर्व पीठिका के रूप में एक दो बिंदुओं को मैं आपके समक्ष उद्घाटित करने की चेष्टा करूंगा। जब भी हम गांधी पर बात करने चलते हैं तो दो चार समस्याओं से हमें रूबरू होना पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस पीढ़ी को हम लोग बिलोंग करते हैं उस पीढ़ी को गांधी के बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो संपूर्ण गांधी वाङ्मय को पढ़ करके या गांधी पर विभिन्न विचारकों ने जो कुछ भी पढ़ा, लिखा, बोला, समझा उसको जान करके, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज से हम गांधी को जान सकते हैं, भले ही हम लोगों ने गांधी को अपने जीवन में नहीं देखा हो। लेकिन ये जो गांधी वाङ्मय है ये अपने आप में बहुत ही विराट और बहुत ही विहंगम है। जिन दूसरे लोगों ने गांधी के ऊपर लिखा या बोला उसको अगर हम अलग भी कर दें तो भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने संपूर्ण गांधी वाङ्मय को 100 खंडों में प्रकाशित किया है और इसमें से कोई भी खंड 450-500 पृष्ठों से कम का नहीं है। तो इसलिए यदि हम केवल गांधी वाङ्मय पर ही फोकस करें तो भी ये कम से कम 45 से 50 हजार पृष्ठों का एक विशाल दस्तावेज है। स्वाभाविक है किसी भी व्यक्ति के लिए आद्योपांत इस गांधी वाङ्मय का अध्ययन कर पाना ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम गांधी के जिस विचार विशेष पर चर्चा करने बैठते हैं तो उस दृष्टि से हम गांधी वाङ्मय का अवलोकन कर लेते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। तो एक तो जो गांधी वाङ्मय की व्यापकता है वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है गांधी को समझने में। दूसरी बात यह है कि गांधी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही बहुमुखी व्यक्तित्व है। वो केवल विचारक और दार्शनिक ही नहीं है बल्कि वो एक देश के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता भी हैं। समाज सुधारकों में भी उनकी गणना होती है। उनके प्रयासों को क्रांतिकारी प्रयास भी कहा जाता है और उनके जीवन में ही उनको महात्मा की पदवी प्रदान कर दी गई थी। और न केवल वो पदवी प्रदान की गई थी बल्कि जन सामान्य में भी वे महात्मा के रूप में स्वीकार कर लिए गए थे। तो एक तो इतना बहुमुखी व्यक्तित्व है गांधी का कि उनके व्यक्तित्व के इन सभी अंगों पर अलग अलग तरीके से विचार करना और सोचना अपने आप में एक बहुत ही व्यापक और बृहद उपक्रम है। तीसरी बात यह है कि गांधी स्वास्थ्य के प्रश्नों को लेकर के, आचरण के प्रश्नों को लेकर के या फिर व्यक्तिगत और सामुदायिक नैतिकता के प्रश्नों को लेकर के जीवन भर प्रयोगधर्मी रहे और स्वयं उन्होंने अपनी आत्मकथा का शीर्षक ही रखा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो एक ऐसा प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व जिसने स्वास्थ्य के विभिन्न पक्षों को लेकर के, आचरण के विभिन्न पक्षों को लेकर के, व्यक्तिगत नैतिकता और सामुदायिक नैतिकता के विभिन्न पक्षों को लेकर के अपने ऊपर निरंतर
प्रयोग किए हों और निरंतर वो अपने प्रयोगों के माध्यम से स्थापित व स्वीकृत सत्यों की जांच करते रहे हों, ऐसे व्यक्ति का परीक्षण करना या उन पर कुछ कहना ये आसान कार्य नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ गांधी वैचारिक स्तर पर एक बहुत ही खुले विचार के व्यक्ति हैं। उनकी जो सूत्र रचना है हिंद स्वराज, जिसे हम गांधी वांग्मय की सूत्र रचना कह सकते हैं या समूचे गांधी वांग्मय का हम प्रतिनिधि शास्त्र कह सकते हैं, उस हिंद स्वराज नाम की रचना के अंत में गांधी ने कई ऐसे विचारकों और उनकी कृतियों की सूची दी है जिनके बारे में वो कहते हैं कि हिंद स्वराज में व्यक्त जो विचार हैं वो मेरे अपने हैं भी और मेरे अपने नहीं भी हैं, क्योंकि इन बहुत सारे विचारकों और उनकी कृतियों से मैंने अपने विचारों को गढ़ा है और उन पर चलने का प्रयास किया है। तो वैचारिक रूप से एक खुलापन भी गांधी के अंदर देखने में आता है। वे अपनी हिंद स्वराज नामक कृति के अंत में लियो टॉल्स्टॉय का जिक्र करते हैं, प्लेटो की रचनाओं को उद्धृत करते हैं, थोरो का नाम लेते हैं, कारपेंटर और हेनरी मैन का नाम लेते हैं और रस्किन की चर्चा करते हैं कि वो बड़े विचारक हैं जिनको पढ़ने और जानने के बाद मैंने अपने जीवन में कुछ गुनने का प्रयास किया। तो जहाँ एक तरफ अपने व्यक्तिगत स्तर पर गांधी में प्रयोग धर्मिता दिखाई देती है और उन प्रयोगों के आधार पर वो स्थापित तथ्यों की पड़ताल या उनका अंतरान्वेषण करने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वैचारिक रूप से वे एक वैचारिक खुलेपन को भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि विचारों के स्तर पर जो एक सर्वाधिकारवाद की धारणा है, विचारों को लेकर के एक जो कॉपीराइट की धारणा आजकल मानी जाती है, या विचारों और ज्ञान के आधार पर जो हम शक्ति अर्जित करने की और विश्व विजेता बनने का जो संकल्प व्यक्त करते हैं, गांधी इस धारणा से आधारभूत रूप से और मूलभूत रूप से असहमत थे। वो विचारों के क्षेत्र में हमेशा से एक खुलेपन के समर्थक रहे हैं। ये 3-4 ऐसी बातें हैं जिनको हमें जब हम गांधी पर विचार करते हैं तो ध्यान में रखना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो गांधी पर विचार करते समय हमें एक प्रकार से समस्या में डालती हैं या गांधी पर विचार करना हमारे लिए कठिन बना देती हैं। लेकिन इन सारी कठिनाइयों के बीच और गांधी वांग्मय की इस सारी विहंगमता के बीच भी हमें गांधी दर्शन या गांधी जी के आचार विचार के संबंध में कुछ सूत्र तलाश लेने चाहिए। ये वो सूत्र हैं जिन पर लगभग पूरी दुनिया के लोगों की एक सहमति आज बन चुकी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने समय की संगतियों और विसंगतियों को पहचानने की एक अद्भुत अंतर्दृष्टि गांधी जी के अंदर विद्यमान थी। वो काल के प्रवाह में बहने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो अपने समय की संगतियों और विसंगतियों को अपनी बहुत ही गहन और बहुत ही तत्वग्राही अंतःप्रेरणा के माध्यम से, अंतर्दृष्टि के माध्यम से समझ लेते थे और समाज को उन संगतियों और विसंगतियों के भविष्य के बारे में बहुत पहले से ही आगाह कर सकते थे। तो ऐसी अद्भुत अंतर्दृष्टि गांधी जी को प्राप्त थी जिससे वे अपने समय की गति की अंतर्विवेचना कर सकते थे। इन विसंगतियों को देखने का जो विशेष लक्षण गांधी जी में विद्यमान था, उसके साथ साथ इन विसंगतियों को कह सकने का एक विलक्षण साहस भी गांधी जी के अंदर विद्यमान था। वो केवल एक दार्शनिक की तरह विसंगतियों को पहचानते ही नहीं थे, बल्कि उन विसंगतियों के संबंध में अपने समाज को वे साहसपूर्वक कहने का भी अप्रतिम साहस रखते थे। उनके अंदर ये अद्भुत साहस विद्यमान था कि समय और काल की गति चाहे जैसी हो, लेकिन जिस चीज़ को वो सही और जिस चीज़ को वो गलत समझते थे उसको साहसपूर्वक वो अपने समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते थे। और तीसरी बात गांधी जी में ये भी देखने में आती है कि जिस बात को वो सही समझते हैं उस मार्ग पर चलने का एक अप्रतिम साहस भी उनके अंदर विद्यमान था, एक अप्रतिम जिजीविषा भी उनके अंदर विद्यमान थी, एक बड़ी गहरी आंतरिक इच्छा उनके अंदर
एक बड़ा गहरा प्राण तत्व और आत्मबल उनके अंदर विद्यमान था, जिसके सहारे जिस चीज़ को वो सही समझते थे उस पर वो चलने की कोशिश भी करते थे। इसी प्रकार से दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गांधी जी में एक वैचारिक एक निष्ठता आजीवन दिखाई देती है। उनके जीवन को हम आद्योपांत देखें तो एक वैचारिक एक निष्ठता उनके जीवन में दिखाई देती है। और हिंद स्वराज के संबंध में वो कहते भी हैं 1938 के आसपास कि आज भी हिंद स्वराज में व्यक्त मेरे विचार बदले नहीं हैं, जबकि हिंद स्वराज 1909 की रचना है। बल्कि उन्होंने कहा है कि इतने वर्षों में जिस प्रकार का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है, हिंद स्वराज में व्यक्त किए गए मेरे विचार और भी अब मुझे दृढ़ लगने लगे हैं, सही लगने लगे हैं। तो इस प्रकार की वैचारिक एक सूत्रता और इस प्रकार की वैचारिक एक निष्ठता भी गांधी जी के चरित्र में देखने में आती है। इस सत्य को भी हमें गांधी जी के संबंध में समझ लेना चाहिए। एक बात और गांधी जी के बारे में बहुत ही स्पष्टता से समझ लेनी चाहिए कि गांधी जी के व्यक्तित्व में एक निर्णायकता, जिसे हम अंग्रेजी में डिसाइसिवनेस कहते हैं, वो दिखाई देती है। सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहने का और असत्य और अन्याय का प्रतिकार करने का साहस, एक निर्भीकता, एक निर्णायकता, एक डिसाइसिवनेस, एक स्पष्टता, ये गांधी जी के चरित्र में दिखाई देती है। वे अपनी मान्यताओं को लेकर के कभी भी आपको एम्बिगुअस या अस्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। ये बिल्कुल इसी प्रकार की स्पष्टता है जैसी स्पष्टता का दर्शन हमें महाभारत युद्ध के आरंभ होने के पहले होता है। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं तो महाराज युधिष्ठिर दोनों सेनाओं के बीच में आकर ये घोषणा करते हैं कि दोनों सेनाओं के लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि यह कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में है, और इसलिए यदि कोई भी हमारी सेना में हो जो अधर्म के साथ हो तो दूसरे पाले में जा सकता है, और दूसरी सेना में यदि कोई हो जो धर्म के साथ है तो उसका हमारी सेना में स्वागत है। और अब आप जानते हैं कि उस समय कुछ लोगों की अदला बदली भी हुई थी। तो ये जो धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और असत्य के बीच, न्याय और अन्याय के बीच पाला खींचने की एक जो प्रवृत्ति है, उसके लिए एक डिसाइसिव बनने की जो प्रवृत्ति है, उसके बीच में एक निर्णय करने का जो सत्संकल्प है, वो सत्संकल्प हमें महाभारत की तरह ही गांधी जी में भी दिखाई देता है। इस बात को गिरिराज किशोर जी ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक पहला गिरमिटिया में इस तरीके से लिखा है कि गांधी होने के लिए हिया चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा आत्मबल चाहिए, बहुत ही प्राण शक्ति से संपन्न व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो गांधी हो सकता है या गांधी के मार्ग पर चल सकता है। इसलिए अब हमें और आपको ये तय करना है कि हमें कोई समस्या है क्या आधुनिकता से, आधुनिक जीवन शैली से, आधुनिक विचारों से, और क्या उन आधुनिक विचारों और अपने परंपरागत विचारों और उस परंपरागत जीवन शैली या आचार विचार के बीच में हम कोई पाला खींचना चाहते हैं। हम इस पक्ष या उस पक्ष के बारे में इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि हमें इस पक्ष या उस पक्ष के बीच में अपना एक स्टैंड तलाश करना है। अब ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि यदि इस प्रकार की जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं, इस डिसाइसिवनेस को अगर ओन करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो गांधी पर हमारी बातचीत करना या गांधी के बारे में इस प्रकार की चर्चाएं करना निश्चित रूप से बेमानी कहा जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। हमारे अंदर ये साहस, हमारे अंदर अगर ये सत संकल्प है कि हमें सत्य और असत्य के बीच में, न्याय और अन्याय के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में हमें एक पाले में रहना है, हमें अपना स्टैंड और अपना डिसाइसिवनेस हमें कंफर्म करना है, तब तो हमारे लिए गांधी पर बात करने की कोई सार्थकता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बृहद गांधी वांग्मय और गांधी का जो बहुमुखी और जटिल व्यक्तित्व रहा एक अर्थ में बहुमुखता के क्षेत्र मामले में, उसके बीच भी कुछ ऐसे सूत्र हैं जो गांधी के जीवन दर्शन और उनके आचरण से हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिन पर सभी लोगों की लगभग एक सहमति है कि वो अपने समय की संगतियों और विसंगतियों को पहचान सकते थे, उनको कहने का उनके अंदर साहस था, उन पर बरतने की उनके अंदर जिजीविषा थी, एक वैचारिक एक निष्ठता और एक वैचारिक एक सूत्रता उनके अंदर विद्यमान थी, और अपनी कही गई बातों पर वो निर्णायक रूप से कायम रहने की कोशिश करते थे। तो इन
कुछ प्राथमिक स्थापनाओं के साथ अब हम अपने मुख्य विषय की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। गांधी के जीवन को और उनकी रचनाओं और विचारों को यदि देखा जाए तो हम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिस समय आधुनिक विचारों और आधुनिक जीवन दृष्टि की एक वेगवान आंधी चल रही थी, आधुनिकता की उस वेगवान आंधी के बीच सनातन परंपरा और शाश्वत विद्या के दीपक को जलाए रखने में जो थोड़े से लोग सफल हो पाए या सक्षम हो पाए, उसमें गांधी का नाम है। आधुनिकता की उस प्रबल वेगवान आंधी के बीच भी उन्होंने सनातन विद्या और शाश्वत परंपरा के दीपक को जलाए रखा। ये गांधी का बहुत ही निर्णायक साहस था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो यूरोपीय पुनर्जागरण था और उस यूरोपीय पुनर्जागरण की फलश्रुति के रूप में जो यूरोपीय साम्राज्यवाद था, उस यूरोपीय साम्राज्यवाद द्वारा पोषित जो आधुनिकता थी, उस आधुनिकता के ज्वार ने जिस समय बड़े बड़े शिलाखंडों को निमग्न कर दिया, उस समय भी गांधी एक वटवृक्ष की तरह अडिग और अविचल अपने विचार जगत पर खड़े रहे। और इसका कारण ये था कि उन्होंने आधुनिकता, जिसे हम कहते हैं, जिसके आगे चल करके हम लोग अंतर समीक्षा करने की चेष्टा करेंगे, उस आधुनिकता को उसके अंदर से नहीं बल्कि उसके बाहर से उसकी ज्ञान मीमांसा के आधार पर चुनौती दी। वो उसकी अंतर विसंगतियों को तो पहचानते ही थे, उनके पास वो वैकल्पिक दृष्टि भी थी, जिस दृष्टि के प्रभाव से वे आधुनिकता की समस्याओं को समझ सकते थे और उसका निषेध कर सकते थे। तो ये जो एक एपिस्टेमोलॉजिकल रिजेक्शन था गांधी का मॉडर्निटी के प्रति, आधुनिकता के प्रति एक जो उनका ज्ञान मीमांसात्मक निषेध था, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और विचार जगत के लोगों को इसे समझना चाहिए, इससे स्पंदित होने की चेष्टा करनी चाहिए। 1909 में गांधी जी जिस समय इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की अपनी समुद्र यात्रा कर रहे थे, आप जानते हैं कि किल्डोनेन कैसल नामक एक जहाज पर बहुत ही उद्विग्न मानसिक वातावरण में गांधी जी ने 10 दिन में हिंद स्वराज नामक अपनी उस पुस्तक की रचना कर दी थी, जिसे हम लोग गांधी वांग्मय की सूत्र रचना भी कह सकते हैं और समूचे गांधी जीवन का प्रतिनिधि शास्त्र भी कह सकते हैं। गांधी जी की इस रचना के आने के बाद, जिसको उन्होंने आरंभ में गुजराती भाषा में लिखा था, बाद में उन्होंने स्वयं ही इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया और उस समय दक्षिण अफ्रीका से छपने वाले इंडियन ओपिनियन में पहल धारावाहिक के रूप में ये पुस्तक प्रकाशित हुई और बाद में इसका पूर्ण प्रकाशन किया गया। जैसे ही ये पुस्तक प्रकाश में आई, पूर्वी और पश्चिमी दोनों प्रकार के विचारक एक प्रकार से तिलमिलाहट से भर गए, क्योंकि गांधी जी की रचना ही इस प्रकार की है जो किसी भी आधुनिक जन को या आधुनिक मान्यताओं के मानने वाले व्यक्ति को बिना तिलमिलाए छोड़ ही नहीं सकती। G.D.H. कोल जैसा व्यक्ति, C.D. वर्न्स जैसा विचारक, मिडिल्टन मरे जैसा विचारक और ह्यूज फॉसेट जैसे विचारक, ये वो पश्चिमी विचारक हैं जिन्होंने गांधी जी के हिंद स्वराज पर ये टिप्पणी की कि उनकी कृति एकांगी है, प्रतिगामी है या बहुत सारी दार्शनिक त्रुटियों के गांधी जी शिकार हैं, जिसके कारण उन्होंने इस प्रकार की रचना की है। और साथ साथ जिन्हें हम गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी गांधी जी के हिंद स्वराज पर पहले यही टिप्पणी की कि अपने आप में बहुत ही क्रूड या बहुत ही अनगढ़ किस्म की रचना है, बहुत ही जल्दबाजी में की गई रचना है और गांधी स्वयं जब समय के साथ साथ अनुभव प्राप्त करेंगे तो इस रचना में व्यक्त अपने विचारों को त्याग देंगे। गांधी जी का वो प्रयास है जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने आधुनिकता को उसकी ज्ञान मीमांसा के स्तर पर चुनौती देने में किया। अब एक संदर्भ हम लोगों को और साथ में लेकर के चलना चाहिए कि इसे एक संयोग माना जा रहा है कि गांधी जी की जयंती का 150वां वर्ष इस बार मनाया जा रहा है और यही वो वर्ष है जब ये कोविड नाम की महामारी भी पूरी दुनिया में व्याप्त हुई है। लेकिन ये महज संयोग नहीं है, इसके निहितार्थों पर भी हमको विचार करना चाहिए। आप देखिए कि कोविड नाम की इस महामारी के आने के पहले क्या कभी किसी ने सोचा था कि अपनी सभी आधुनिक उपलब्धियों के बल पर अपनी पूरी ताकत और पूरी तेजी के साथ चांद सितारों को छू लेने की कामना करने वाली ये दुनिया 21वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में ही
एकदम से इस तरीके से ठप पड़ जाएगी, एकदम से स्तब्ध हो जाएगी। आधुनिक जीवन दर्शन की जितनी भी आत्ममुग्धकारी मान्यताएं हैं, वे चाहे हमारी व्यक्तिगत मान्यताएं हों, सामाजिक मान्यताएं हों, राष्ट्रीय मान्यताएं हों, वैश्विक मान्यताएं हों, ये या हमारी अस्तित्वगत मान्यताएं हों, वो चाहे हमारे इंडिविजुअल एजम्पशंस हों, वे चाहे हमारे सोशल एजम्पशंस हों, वे चाहे हमारे नेशनल एजम्पशंस हों, इंटरनेशनल एजम्पशंस हों, या वो हमारे एग्जिस्टेंशियल एजम्पशंस हों, वे हमारी सारी आत्ममुग्धकारी मान्यताएं जिन पर हम बहुत ही मुग्ध हो रहे थे और जिनके आधार पर हम ये दावा कर रहे थे कि सभ्यताओं के इतिहास में हम सबसे विलक्षण और सबसे ज्ञानी, सबसे विवेकवान और सबसे समझदार इंसान हैं, वो सभी एक झटके में संदेह के घेरे में आ गईं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। और जिन लोगों ने भी कोविड के इस दौर में थोड़ा सा ठहर करके सोचा, थोड़े ही समय के लिए, जैसे शमशान ज्ञान होता है, थोड़े ही समय के लिए उनको ये बोध होगा कि हम निश्चित रूप से अंदर से एक बहुत ही अशांत, एक बहुत ही अस्थिर और एक बहुत ही दुविधाग्रस्त सभ्यता के शिकार बन चुके हैं। वास्तव में जिसे हम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ती हुई सभ्यता कह रहे हैं, उसकी जो अंतर विसंगतियाँ हैं, उन्होंने हमको अंदर से बहुत ही अशांत, बहुत ही अस्थिर और बहुत ही दुविधायुक्त और असमंजस में डाल रखा है। गांधी की महत्ता यह है कि गांधी आधुनिक जीवन की इन विसंगतियों को 1909 में ही पहचान चुके थे और इसीलिए उन्होंने अपने हिंद स्वराज में आधुनिक जीवन की जितनी तथाकथित उपलब्धियां हो सकती हैं, वे चाहे राजनीतिक उपलब्धियां हों, वे चाहे सामाजिक उपलब्धियां हों, वे चाहे न्यायिक उपलब्धियां हों, या वे चाहे वैज्ञानिक उपलब्धियां हों, उन सभी को उन्होंने एक सिरे से नकार दिया था। लेकिन हमने पिछले 100 सालों में 1909 के बाद से गांधी को कभी भी मन से स्वीकार नहीं किया। ये गांधी की इस अंतर्दृष्टि को नकारने का ही परिणाम है कि कोविड नाम की क्राइसिस ये और कुछ नहीं है, ये आधुनिकता की जिन प्रवृत्तियों को हमने गांधी के विरुद्ध जाकर के स्वीकार किया और उनके रास्ते पर हम 100 साल तक चलते रहे, उन्हीं का एक घनीभूत रूप है। क्योंकि महामारियां दुनिया में पहले भी आती जाती रही हैं, लेकिन जिस तरीके से इस महामारी ने हमको दुविधाग्रस्त कर दिया है, असमंजस में डाल दिया है या ठप कर दिया है, ऐसा किसी भी महामारी के इतिहास में देखने में नहीं आता। तो गांधी इस समूची आधुनिक सभ्यता के लक्षण को बहुत समय रहते पहचान लेते हैं, लेकिन ये हमारी कमी है कि हम लोग इस सभ्यता के लक्षण को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए। अब इतनी पृष्ठभूमि के बाद हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं कि ये जो आधुनिक विचार दृष्टि है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जिसके संबंध में हम कह रहे हैं कि उसके विरुद्ध सबसे क्रांतिकारी रचना गांधी की हिंद स्वराज थी और आधुनिकता की इन संगतियों विसंगतियों को गांधी ने 1909 में ही पहचान लिया था, जिसका अनुगमन न करने के कारण हम ऐसे विषम संकट में फंस गए हैं। ये आधुनिकता क्या है? इस आधुनिकता के लक्षण क्या हैं? जिसे हम आधुनिक विचार दृष्टि कहते हैं, उस विचार दृष्टि के मुख्य अवयव क्या हैं, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी आधारभूत मान्यताएं क्या हैं, उसके बेसिक एजम्पशंस क्या हैं। तो मुख्य रूप से 3-4 मूल या आधारभूत मान्यताएं इस आधुनिकता की हैं, जो कि इग्नू से बहुत सारे विद्यार्थी भी जुड़े रहते हैं, उनके पाठ्यक्रम का भी यह हिस्सा है और जिस प्रकार की विषय वस्तु वो पढ़ने के अभ्यस्त हैं, उस विषय वस्तु की भी अंतर समीक्षा करने के लिए उनको आधुनिक विचार दृष्टि की एक गहरी समझ होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए बिंदुवत रूप से मैं आपके सामने जो आधुनिक विचार दृष्टि है उसके संबंध में, उसकी मूल स्थापनाओं के संबंध में कुछ कहने की चेष्टा करूंगा। सबसे पहले ये जो आधुनिकता है, इसको समझिए कि ये एक वाक्य में अगर आपको कहना हो तो क्या है। ये आधुनिकता और कुछ नहीं है बल्कि स्वयं अपनी मध्यकालीन और सांस्कृतिक उपलब्धियों को तिरस्कृत करते हुए यूरोप में जो पुनर्जागरण और ज्ञानोदय की परंपराएं आईं, उस यूरोपीय पुनर्जागरण और ज्ञानोदय से उपजी हुई जो आधारभूत मान्यताएं हैं, उन्हीं को यदि जोड़ दिया जाए, उन्हीं के समुच्चय को हम आधुनिकता कहते हैं। आधुनिकता के कुछ मेटा नैरेटिव्स हैं, कुछ महावृत्तांत हैं, कुछ मूल स्थापनाएं हैं। उन मूल स्थापनाओं को हम लोग एक एक करके समझ लें तो हम एक प्रकार से आधुनिकता का ठीक प्रकार से पोस्टमार्टम कर लेंगे।
सबसे पहली इस आधुनिकता की विशेषता है जो हमको आधुनिक यूरोपीय पुनर्जागरण और यूरोपीय ज्ञानोदय के माध्यम से प्राप्त हुई। केवल उन मान्यताओं का योग ही, जैसा हमने आपको बताया, वो आधुनिकता है। उसमें पहली मान्यता ये है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी वो एक प्रोटेस्टेंट, उदारवादी और पूंजीवादी मूल्य मान्यता को मानने वाली अर्थव्यवस्था होगी। आप इस पूरे आधुनिक काल जिसको कहते हैं, उस आधुनिक काल की अर्थव्यवस्था को देखिए तो वो एक प्रोटेस्टेंट, उदारवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मान्यता आपको पूरे संसार में दिखाई देती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो मैक्सिमम प्रॉफिट या अधिकतम लाभ को अपना उद्देश्य मानती है और इस लाभ को प्राप्त करने के लिए वो इकोनॉमिक एबेंडेंस या आर्थिक प्रचुरता को प्राप्त करना चाहती है, आर्थिक साधनों और आर्थिक उत्पादन की प्रचुरता में विश्वास करती है। उसके लिए बड़े पैमाने पर वो प्रोडक्शन करना चाहती है। उस बड़े पैमाने के प्रोडक्शन के लिए वो मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण और धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल रिफाइनमेंट्स या तकनीकी परिष्कार के माध्यम से बढ़ते हुए ऑटोमेशन, या जिसे आप कहते हैं कि ऑटोमेटिक मशीनों का दौर, इस दौर तक पहुंच चुकी है। और अब तो ये जो ऑटोमेशन का दौर है ये इतना आगे बढ़ चुका है कि औद्योगिक उत्पादन की इस पूरी प्रणाली में से मनुष्य को धीरे धीरे विस्थापित किया जा रहा है। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी जिसके बारे में अभी तक हम जानते, सुनते, पढ़ते आए हैं, जो मशीनों के सहारे चलती थी, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर मनुष्य की कोई भूमिका होती थी। लेकिन जैसे जैसे जिसे हम तकनीकी परिष्कार कह रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कह रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल रिफाइनमेंट्स कह रहे हैं, उसके माध्यम से हर चीज़ में ऑटोमेशन आता जा रहा है और वो ऑटोमेशन धीरे धीरे इस संपूर्ण प्रक्रिया से मनुष्य को ही विस्थापित करता चला जा रहा है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नाम आप सुनते हैं आजकल, या जिसे आजकल वर्चुअल रियलिटी कहा जा रहा है, इसमें से बहुत कुछ मनुष्य या मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप है वो धीरे धीरे अलग होता चला जा रहा है, सेपरेट होता चला जा रहा है। आप भारतवर्ष को भी देखिए जो इसी प्रकार की वैचारिकी के प्रभाव में पिछले 70-75 वर्षों से रहा। अपने स्वतंत्र होने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आज नरेंद्र मोदी के समय तक इन दोनों लोगों के विचारों में वैचारिक स्तर पर या पार्टी के स्तर पर तमाम विरोध या तमाम सेपरेशन आपको बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, समझाने की चेष्टा होती है। लेकिन जो मूल स्थापना है इस पूरे स्वतंत्र भारत की आर्थिक मामलों में, आप देखेंगे कि नेहरू से लेकर और मोदी तक इसी प्रकार की विचार दृष्टि का प्रभाव अभी तक बना हुआ है। नेहरू जो एक मैकेनिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन में विश्वास करते थे, वहाँ से अब ये चीज़ बढ़ते बढ़ते मोदी के उस युग में आ गई है जिसमें वो डिजिटल इनोवेशन पर विश्वास करने लगे हैं। इसलिए हम लोग ये कह भी सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इज नथिंग बट नेहरू डिजिटलाइज्ड। जो मैकेनिकल नेहरू हैं उनका अगर कोई डिजिटल एडिशन है तो वो नरेंद्र मोदी जी का भारत है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी जी के आने तक का ये जो 70-75 वर्ष का कार्यकाल रहा, इसमें अपने देश की भी जो आर्थिक मान्यताएं हैं उसमें आपको तात्विक रूप से किसी प्रकार का कोई भेद दिखाई नहीं देता। ये समझने की बात है। मैक्सिमम प्रॉफिट, इकोनॉमिक एबंडेंस, लार्ज स्केल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर आधारित एक अर्थव्यवस्था, ये हमेशा फोकस में रही है। लेकिन यदि आप इसी के सापेक्ष गांधी के विचार को देखें तो गांधी ने हिंद स्वराज में महायंत्रों के निषेध पर बल दिया है। उन्होंने केवल उन्हीं मशीनों के उपयोग के लिए अपनी अनुमति या अपनी अनुशंसा की है जो मनुष्य के कार्य में सहायक हो सकें, न कि जो मनुष्य को व्यवस्था से ही विस्थापित कर दें। और इसीलिए भारतीय सनातन परंपरा में भी महायंत्रों को उपपाप कहा गया है, क्योंकि ये जो महायंत्र हैं ये मनुष्य को कला कौशल से विहीन तो करते ही हैं, मनुष्य के जीवन को रसहीन भी करते हैं, मनुष्य के जीवन को निरर्थक और सौंदर्य बोध से रहित भी करते हैं, और साथ साथ मनुष्य की आजीविका का हरण भी करते हैं। आनंद कुमार स्वामी 20वीं शताब्दी के एक बड़े विचारक हुए हैं, बड़े कला समीक्षक हैं, बड़े तत्वशास्त्री हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक आर्ट एंड स्वदेशी में इस बात को लिखा भी है कि आधुनिक काल के आने के पहले
किसी भी ऐसे भारतीय का घर नहीं होता था जिसमें रखी हुई वस्तुएं एक साथ उपयोगी भी ना हों और कलात्मक भी ना हों। यानी वो एक साथ उपयोगी भी होती थीं और कलात्मक भी होती थीं। लेकिन जब से ये आधुनिक मशीनीकृत सभ्यता आई, तमाम फूहड़ और निरर्थक चीज़ों से हमारे घर भरे हुए हैं। तो ये जो आधुनिक पूंजीवादी उदारवादी सभ्यता है और वो जिस तंत्र के द्वारा परिपोषित संवर्धित की जा रही है, उस तंत्र की जो विसंगतियां हैं उनको हमें अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। और इस पूरी मान्यता के रहते हुए यदि आप कोई कला कौशल से किसी को संपन्न करना चाहें, किसी को आप हाथ का हुनर सिखाना चाहें, किसी के अंदर आप कोई सौंदर्य बोध जागृत करना चाहें, किसी के जीवन में कोई रस का प्रवाह प्रसारित करना चाहें, या किसी को अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति कोई आकर्षण पैदा करना चाहें, तो ये संभव ही नहीं है। ये तात्विक रूप से दोनों बिल्कुल अलग अलग मान्यताएं हैं। इसलिए आधुनिकता के इस चरित्र को समझना बहुत ही आवश्यक है। आधुनिकता की जो दूसरी मान्यता है जिसके ऊपर यह आधारित है, वो आधुनिक प्रत्यक्षवादी विज्ञान है। ऐसा विज्ञान जिस विज्ञान की संज्ञेयता केवल हमारी इंद्रियों की अनुभूति तक सीमित है। एक ऐसा विज्ञान जो ट्रायल एंड एरर की पद्धति में विश्वास करता है। बार बार प्रयोग करना, बार बार सुधार करना, बार बार प्रयोग करना, बार बार सुधार करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति से या इस प्रकार के ट्रेंड से वो आगे बढ़ता है। इसको लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हुए हैं प्रोफेसर ए.के. सरन, वो कहते हैं कि ये जो आधुनिक विज्ञान है ये इनडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी में विश्वास करता है, अनंत संशोधनीयता के सिद्धांत में विश्वास करता है, अनंत काल तक इसमें संशोधन और रिफाइनमेंट होता रहेगा, इस सिद्धांत पर ये टिका हुआ है। इसके लिए कोई भी मूल और अंतिम सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। और उनकी ये बात अगर हम मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम को देखें या जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है अगर उसको देखें तो वो स्पष्ट हो जाता है। जिस तरीके से मेडिसिन के सिस्टम में हम लगातार एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट्स करते चले जाते हैं, या मॉडर्न आर्किटेक्चर जिस तरीके से हर 10 साल के बाद आपको बदलता हुआ दिखाई देता है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि जो मॉडर्न साइंस है वो इनडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी या अनंत संशोधनीयता के सिद्धांत में विश्वास करती है। लेकिन साथ साथ ये भी आप देखिए कि इस विज्ञान की मान्यताएं जो एक क्षण के लिए भी शायद टिकाऊ नहीं हैं, उनके अंदर अपनी अनन्यता को लेकर एक बड़ा विचित्र प्रकार का अहंकार है। वो अपने आगे और किसी भी विद्या को मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इसी कोरोना काल में स्पष्ट हो गया कि जो मॉडर्न साइंस है, ये जो आधुनिक विज्ञान है, इस आधुनिक विज्ञान की अपनी सीमाएं क्या हैं। इस आधुनिक विज्ञान की लाचारी इस कोरोना काल में ही स्पष्ट हो गई कि एक वायरस की क्या प्रकृति है, उसके कितने स्ट्रेंड्स हैं, उसके फैलने की क्या गति है और क्या दिशा है और क्या पद्धति है, उसके निराकरण के क्या उपाय हो सकते हैं, उसको समूल समाप्त करने के क्या प्रयास हो सकते हैं। इस पर पूरी दुनिया केवल कयास लगा रही है और एक असमंजस का शिकार है। तो आधुनिक विज्ञान की जो लाचारी है और उसकी सीमाएं हैं, इस कोविड क्राइसिस में हमारे सामने बहुत स्पष्ट रूप से आ गई, और जो भी सुधीजन हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसलिए हमको ये समझ लेना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान के अंदर ये जो अनन्यता बोधक अहंकार है, एक ये जो एक्सक्लूसिविस्ट एरोगेंस है कि सबसे बड़ी संसार की विद्या हम ही हैं और हमारे आगे और किसी भी विद्या का कोई औचित्य या कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, इस बात से हमको ये समझ लेना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान भी जो दूसरी वैकल्पिक ज्ञान प्रणालियां हैं उनसे किसी भी मामले में बीस नहीं है। कोविड के दौरान जो विज्ञान की लाचारी हमको दिखाई दी, उससे ये जो साइंस का, मॉडर्न साइंस का जो एक्सक्लूसिविस्ट एरोगेंस है, जो अनन्यता बोधक अहंकार है, इसको भी हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये अपने आप में कितना लचर है, ये कितना अपने आप में फ्रेजाइल है। और ज्ञान की दूसरी भी परंपराएं हो सकती हैं, दूसरी भी विधाएं हो सकती हैं, उनके अंदर भी चीज़ों को समझने की या चीज़ों को हैंडल करने की आधुनिक विज्ञान से बेहतर शक्ति भी हो सकती है। तीसरी बात जो इस आधुनिकता की प्रवृत्ति को लेकर के है वो ये है कि इस आधुनिकता का जो अधिष्ठान है, जिस पर ये आधारित है, जो इसको भूमि प्रदान करती है, वो एक बाजार प्रधान शहरीकरण है, एक मार्केट ओरिएंटेड अर्बनाइजेशन है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आधुनिक काल में महानगरों की संख्या का न केवल विस्तार होता है, बल्कि
महानगरों की सीमाओं का भी बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार होता है और महानगरों की जो आंतरिक अधिसंरचना है, उनका जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी निरंतर जटिल से जटिलतर होता चला जा रहा है। ये जो स्मार्ट सिटी की अवधारणा है, आपको इसी दृष्टि से इसको देखना चाहिए कि कैसे स्मार्ट सिटी के नाम पर जो महानगरों की अवधारणा है उसको भी एक्सक्लूसिविस्ट बनाया जा रहा है, उसको भी आम महानगरों की संस्कृति से अलग हट करके बनाया जा रहा है, उसको एक एक्सक्लूसिव स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है और वो स्वरूप जो सामान्य महानगर हैं उनकी अपेक्षा एक बहुत ही जटिल किस्म का स्वरूप है। तो ये जो एक बाजार प्रधान शहरीकरण है, इस बाजार प्रधान शहरीकरण के स्वरूप को भी हमको समझना चाहिए कि ये आधुनिक समाज के विस्तार के एक अधिष्ठान के रूप में, उसके आधार के रूप में हमको विकसित होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन गांधी जी से लेकर के और जितने पुराने विचारक रहे हैं, वो इस प्रकार के बाजार प्रधान समाज को लोभ आधारित गुलामी का तंत्र मानते हैं। ये एक ऐसा तंत्र है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को ललचाने का, एक दूसरे को आकर्षित करने का, एक दूसरे को ठगने का या एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने का और लाभ कमाने का यत्न करता है। इसलिए इस समाज में आपको सहयोग, सामंजस्य, तादात्म्य की अपेक्षा सदैव ही संघर्ष विद्यमान दिखाई देता है, सदैव ही आपको विषाक्तता दिखाई देती है और सदैव ही आप एक दूसरे को लेकर के सशंकित रहते हैं, शंका के भाव से ग्रसित रहते हैं। क्योंकि ये जो सारा बाजार प्रधान शहरीकरण है, इसकी जो मूल आत्मा है वो लोभ आधारित गुलामी के तंत्र पर आधारित है। इसी को प्लेटो ने कभी कहा था कि वी हैव बिकम स्लेव ऑफ मैनी बैड मास्टर्स। बहुत ही कुवृत्तियों या बहुत ही कुप्रवृत्तियों के हम दास बनते चले जा रहे हैं। इसका जो साक्षात स्वरूप है वो हम आज के शहरी समाज में देख सकते हैं। अनेक विकृत वासनाओं की दास्ता हमने स्वीकार कर ली है। अनेक इस प्रकार की अवांछित चीज़ें हैं जिनके बिना ऐसा लगता है कि हमारा जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा और उन्होंने हमको अपने जीवन के मूल लक्ष्य से भटका रखा है। तो इसलिए ये जो महानगरों का बढ़ता हुआ और महानगरों का जटिल होता हुआ स्वरूप है, जिसे हम लोग बहुत ही विकसित या अपने ज्ञान का एक बहुत बड़ा उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, वो एक विकसित सही अर्थों में या हमारे ज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। वो एक किसी सांस्कृतिक उन्मेष का लक्षण नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही बड़े सांस्कृतिक पतन और सांस्कृतिक क्षरण का लक्षण है। कभी भी परंपरा में बहुत बड़े और बहुत जटिल महानगरों की संरचना को सांस्कृतिक उन्मेष के लिए अच्छा नहीं माना गया, बल्कि वो मनुष्य के सांस्कृतिक पतन और उसकी सांस्कृतिक चेतना के अपहरण का ही कारण बनते हैं। और चौथी बात, इन तीन चीज़ों के अलावा जो अभी तक हमने डिस्कस की, एक पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था, एक आधुनिक प्रत्यक्षवादी विज्ञान और तीसरा एक बाजार प्रधान शहरीकरण। इसके अतिरिक्त जो एक चौथी विलक्षण मान्यता है इस आधुनिकता की, जिस पर हम बड़े मुग्ध हैं, वो है उपभोग प्रधान इहलोकवाद या एक ऐसी कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी जिसको हम एक सेकुलर सोसाइटी भी कह सकते हैं, जिसकी मान्यता है कि इस इहलौकिक जीवन के ही सारे सुख, इसकी सारी उपलब्धियां ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होनी चाहिए। और इसलिए जो कुछ भी इस इहलौकिक समाज से हम उपभोग कर सकें और जितना उपभोग कर सकें और जितना जल्दी और तेज़ी से उपभोग कर सकें, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए यथेष्ट होगा एक ऐसी मान्यता पर आधारित समाज। उपभोग आधारित सेकुलरवाद या उपभोग प्रधान इहलोकवाद, ये जो आजकल आप लोगों को सुनाई देता है कि हमने सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लिया है, ये समूची दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का जो अहंकार है और जिसके कारण जीवन में अनिश्चितता के लिए, जो जीवन का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसके लिए कोई स्थान नहीं बचता, ये इसी प्रकार के इहलोकवाद का कारण है। ये जो आप लोग देखते हैं बार बार कि किसी भी प्रकार का कोई संकट आया, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई, तो मनुष्य अपना आपा खो देता है। अब तो कैरियर के सवाल को लेकर के, आजीविका के प्रश्न को लेकर के, परिवार के प्रश्न को लेकर के, संबंधों के प्रश्नों को लेकर के, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो अनिश्चितताएं जीवन में होती हैं, जो जीवन का स्वाभाविक लक्षण है, उन अनिश्चितताओं के लिए चूँकि कोई स्थान नहीं बचा, इतने झूठे आत्मविश्वास से हमको आधुनिकता ने भर दिया
कि उस अनिश्चितता के लिए कोई स्थान नहीं बचा, इसलिए मनुष्य के अंदर बहुत उद्वेग, बहुत चिड़चिड़ापन, अवसाद और यहाँ तक कि आत्महत्या की भी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए ये इस आधुनिकता का ये चौथा लक्षण है कि हम एक उपभोग प्रधान इहलोकवाद में विश्वास करते हैं। अब इन सारी मान्यताओं के बरक से यदि आप गांधी के विचारों को देखें तो गांधी आधुनिकता की इन चारों मान्यताओं को समूल निरस्त करते हैं, उनका निषेध करते हैं। गांधी वस्तुतः रित, या जिसे आगे चल करके धर्म कहा गया, उस रित और धर्म की मान्यता पर जो भारतीय या सनातन जीवन विधान है उसके उपासक हैं। गांधी के लिए सृष्टि में एक ऐसा तारतम्य अपेक्षित है जो ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति, इन तीनों की त्रिपुटी के संतुलन पर टिका हुआ हो। जो भारतीय जीवन की साधना है वो ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति की जो त्रिगुणात्मक संतुलन है, उस त्रिगुणात्मक संतुलन की त्रिपुटी पर टिकी हुई साधना है। और इसीलिए गांधी के आप जीवन में देखेंगे ईश्वर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, मनुष्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और प्रकृति के साथ भी उनका सामंजस्य, उनका साहचर्य और उनका तादात्म्य आद्योपांत बना रहता है। तो इसलिए ये जो मनुष्य और प्रकृति के मध्य स्वाभाविक सामंजस्य और तादात्म्य है, इस तादात्म्य को ही हम लोग गांधी जी की सादगी या गांधी जी की सरलता कहते हैं। अगर गांधी जी की सादगी और सरलता को हमें तत्वशास्त्रीय दृष्टि से देखना होगा तो हम इसको इसी प्रकार से देख सकते हैं कि वे मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंध के बीच में ईश्वर की व्यवस्था को विद्यमान पाते थे, और इसीलिए वो मानते थे कि मनुष्य अथवा प्रकृति के बीच का जो अंतर संबंध है वो अंतर संबंध मनुष्य और मनुष्य के बीच का भी हो सकता है, मनुष्य और प्रकृति के बीच का भी हो सकता है। यदि इन दोनों अंतर संबंधों के बीच में यदि हम ईश्वर की सत्ता को विद्यमान नहीं पाते हैं तो मनुष्य और प्रकृति के बीच के अंतर संघर्ष से बचने का हमारे लिए कोई मार्ग नहीं होगा। इसलिए जो आधुनिक नास्तिकता है, या जिसे आजकल ह्यूमैनिज्म नाम दिया जाता है, जहाँ समूची व्यवस्था के केंद्र में अब ईश्वर को नहीं बल्कि मनुष्य को स्वीकार किया जाता है, गांधी जी कभी भी मॉडर्न ह्यूमैनिज्म की इस धारणा से सहमत नहीं हो सके। और इसी आधार पर हम गांधी जी की जो समूची उनकी सभ्यताई दृष्टि है, उस सभ्यताई दृष्टि का आकलन कर सकते हैं। एक प्रकार से गांधी जी ने अपने समूचे जीवन के माध्यम से, चाहे उनका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे उनका सार्वजनिक जीवन हो, भारतीयों के जीवन विधान में जो आश्रम व्यवस्था का विधान है, जिस आश्रम व्यवस्था के माध्यम से हमारा ये प्रयास होता है कि हम प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ और निवृत्ति से निर्वृत्ति की तरफ हम बढ़ें, उसको गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में जी करके दिखाने की चेष्टा की। और इसलिए जो समूचा गांधी जी का जीवन और दर्शन है, उसके माध्यम से हम उनकी पूरी सभ्यताई दृष्टि को, उनके पूरे सिविलाइजेशनल विजन को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। और ये बात उनके हिंद स्वराज में, जैसा हमने आपको बताया, कि वो स्पष्ट है। उनकी इस परंपरागत सभ्यताई दृष्टि के साथ आधुनिक यूरोप की राजनीतिक और वैज्ञानिक मान्यताएं मेल नहीं खाती। यही कारण है कि बहुत ही कठोर शब्दों में गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में यूरोपीय संसद और यूरोपीय न्याय प्रणाली की कटु आलोचना की है। उनका ऐसे किसी भी संविधान में कोई विश्वास नहीं है जो संविधान केवल नियम कानूनों का एक जटिल ताना बाना हो। गांधी जी तो इस बात में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे कि संविधान ऐसा होना चाहिए जिस संविधान के अंदर से मनुष्य को अपने परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने का बल और वेग प्राप्त होना चाहिए। यदि आपके संविधान के अंदर से आपके परम पुरुषार्थ, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का बल और वेग नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसे रूखे सूखे संविधान का या ऐसी रूखी सूखी संवैधानिक मान्यताओं का, जिसे आजकल हम लोग स्वतंत्रता, समानता, न्याय की रूखी सूखी अवधारणाएं कहते हैं, उनका गांधी जी के लिए कोई महत्व नहीं है। गांधी जी की इस बात से हमको ये समझ लेना चाहिए कि यदि संविधान का हमारे अपने सांस्कृतिक जीवन के उन्मेष के साथ कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है, हमारे स्वाभाविक सांस्कृतिक संबंधों और मान्यताओं से यदि हमारा संविधान स्पंदित नहीं है, तो उस संविधान से हमारा अपना सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी कभी स्पंदित नहीं हो सकता। और यही कारण है कि बार बार राज्य और नागरिकों के बीच में आपको बहुस्तरीय संघर्ष देखने को मिलता है। राज्य
नागरिकों की निष्ठा नहीं हासिल कर पा रहे हैं और नागरिक राज्य का विश्वास नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बहुत बड़ा पक्ष है जिसको हमें गांधी जी की सभ्यताई दृष्टि के माध्यम से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। गांधी जी जितनी भी आधुनिक यूरोप की मान्यताएं हैं, वो चाहे वकीलों की व्यवस्था पर आधारित उनकी न्याय प्रणाली हो या आधुनिक जटिल मशीनीकरण के आधार पर उनका द्रुतगामी परिवहन साधन हो, जिसमें रेलों को लेकर के उन्होंने अपनी टीका टिप्पणी की है, इन सभी चीज़ों को उन्होंने सिरे से इनके महत्व को संदेहास्पद बनाया है। और इसका कारण ये था कि गांधी ये मानते थे कि जो चीज़ आपके सांस्कृतिक विन्यास या आपके सांस्कृतिक रस प्रवाह के साथ एकरस नहीं है, वो चीज़ कभी भी आपके जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में 1 इंच की भी वृद्धि नहीं कर सकती। और जो चीज़ गांधी जी के लिए मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में वृद्धि नहीं कर सकती, उसके लिए उन चीज़ों का गांधी जी कोई अर्थ नहीं मानते थे। गांधी जी के लिए वो चीज़ें निरर्थक थीं, उनका कोई मतलब नहीं था। और इसलिए गांधी जी कहते हैं कि हमारे जीवन का चूँकि मूल प्रश्न नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान का प्रश्न है, और इसलिए हमको उन मूल प्रश्नों की, उन फर्स्ट प्रिंसिपल्स की तलाश करनी चाहिए जिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर आधारित जीवन जीने के कारण हमारा नैतिक या हमारा आध्यात्मिक उत्थान संभव हो सकता है। और यही कारण है कि ये जो आधुनिक उपलब्धियां या आधुनिक राजनीतिक, सामाजिक या वैज्ञानिक प्रणाली की जो चाकचक्य जो हमारे सामने आ रहा था, गांधी जी ने कभी भी उसको बहुत आकर्षण की वस्तु नहीं माना, या वो चीज़ें गांधी जी को कभी बहुत आकर्षित नहीं कर पाईं। और उन्होंने स्वयं कहा कि जो महायंत्रों के आधार पर जो चलने वाले कारखाने हैं, ये और कुछ भी नहीं हैं यदि इनसे हमारे नैतिक चरित्र का विकास नहीं होता, इससे यदि हमारा आध्यात्मिक उत्थान नहीं होता, ये केवल शैतान की कार्यशाला है। और यही कारण है कि उन्होंने आधुनिक सभ्यता को एक शैतानी सभ्यता कहा। हिंद स्वराज के दौर में ही उन्होंने इस बात को कह दिया था कि इस आधुनिक विज्ञान की चकाचौंध से बहुत आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भी सुधी व्यक्ति, कोई भी जागरूक व्यक्ति आधुनिक सभ्यता के प्रवाह से अपने आप को थोड़ा सा भी अलग करके देखे तो वो समझ जाएगा कि ये आधुनिक सभ्यता केवल और केवल हमें विनाश की तरफ लेकर के जा रही है। ये गांधी जी की ज़बरदस्त अंतर्दृष्टि थी जो उन्होंने हमको 100 साल पहले सचेत कर दिया था, लेकिन उनकी अवमानना करने के कारण आज हम इस दुविधा और असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। ये जो आधुनिक विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं और उसके कारण जिस प्रकार का समाज बन रहा है, गांधी जी उसे 9 डेज वंडर या 4 दिन की चांदनी कहते थे। इसके आधार पर उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि इसके आधार पर आप राम की अयोध्या तो नहीं बना सकते, आप सोने की लंका जरूर बना सकते हैं। और इसलिए जिसे आजकल हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन स्तर की मान्यताएं कहते हैं, गांधी जी ये समझ गए थे कि अगर ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की दौड़ अगर समाप्त नहीं हुई तो समाज का सारा ताना बाना, जो फैब्रिकेशन ऑफ सोसाइटी है, वो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये बड़ी विलक्षण बात है कि जितने भी अंतर्दृष्टि प्रधान लोग रहे हैं, वे चाहे गांधी रहे हों, वे चाहे आनंद कुमार स्वामी रहे हों, वे चाहे बद्री शाह रहे हों, वे चाहे श्री अरविंद रहे हों या वो दीनदयाल जी रहे हों, ये सभी लोग इस बात को मानते हैं कि मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य है, उस परम लक्ष्य से भटकने का क्या परिणाम हो सकता है, उसके सामाजिक, उसके राजनीतिक, उसके आर्थिक क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो हिंद स्वराज है उसमें व्यक्त विचार गांधी जी के आचार और विचार की एकता पर आधारित एक प्रकार से प्रतिनिधि शास्त्र को व्यक्त करते हैं, जिन पर वो अंत तक अडिग रहे, जिन पर वो अंत तक अविचल बने रहे। साथ में गांधी जी की ये भी मान्यता थी कि ये जो हमारा सनातन भारतीय जीवन विधान है, उसको हमें अपने पिछड़ेपन की निशानी नहीं मानना चाहिए। ये इतने दिन से टिका हुआ है, ये स्थायी है, इसके टिकाऊपन और इसकी स्थिरता की हमको गवेषणा करनी चाहिए कि इसमें आखिर वो कौन सा तत्व है कि ये आज तक हमारा लंगर बना हुआ है, हमारा अधिष्ठान बना हुआ है, हमको धारित किए हुए है। इसलिए कभी भी आधुनिक विचारकों की तरह गांधी जी ने अपनी परंपरा और अपनी परंपरा में व्याप्त तत्वों की कभी उपेक्षा नहीं की, कभी उनकी अवमानना की तरफ उन्होंने कोई संकेत नहीं किया। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के आधुनिक जीवन विधान में आधुनिकता की सभी संगतियों, अंतर्विसंगतियों को समझते हुए अपनी परंपरा की तरफ सबसे सशक्त रूप से संकेत करने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो महात्मा गांधी हैं। ये अपने आप में महात्मा गांधी का
अद्भुत योगदान है, न केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि समूची विश्व व्यवस्था के लिए। इसलिए गांधी जी का जो हिंद स्वराज है उसको एक बड़ा सभ्यताई विमर्श भी माना जाता है, उसको एक बड़ी सिविलाइजेशनल ट्रीटी भी माना जाता है, ट्रीटाइज भी माना जाता है। गांधी जी का हमेशा ये मानना रहा कि जिस प्रकार की हमारी जीवन दृष्टि है उस प्रकार की जीवन दृष्टि को परिपोषित करने की हमारे पास अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। जब तक उस जीवन दृष्टि के अनुरूप हमारी अर्थव्यवस्था और कला दृष्टि नहीं होगी तब तक उस प्रकार की जीवन दृष्टि हमारी नहीं आ पाएगी। हमारी जीवन दृष्टि अलग प्रकार की हो, हमारी अर्थ दृष्टि अलग प्रकार की हो, इन दोनों में कोई तारतम्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार की जीवन दृष्टि को परिपोषित करने वाला या उसको समर्थन प्रदान करने वाला हमारा समाज होना चाहिए और उसी प्रकार की जीवन दृष्टि को परिरक्षित करने वाली हमारी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की कला दृष्टि, इस प्रकार का समाज, इस प्रकार की राजनीति, ये सब कुछ हमारे चतुर्दिक व्याप्त हो, ऐसा उन्मीलन करने वाली हमारी शिक्षा दृष्टि होनी चाहिए। और इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि गांधी जी भी इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि हमारी जीवन दृष्टि, हमारी समाज दृष्टि, हमारी अर्थ दृष्टि, हमारी राजनीतिक दृष्टि और हमारी शिक्षा दृष्टि, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से गहन रूप से अंतर संबंधित हैं और इसलिए इन सभी की एक साथ प्रतिष्ठा होगी या सभी की एक साथ अप्रतिष्ठा होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी विचार दृष्टि कुछ और हो, हमारा सामाजिक अधिष्ठान कुछ और हो, हमारी अर्थनीति कुछ और हो और हमारा राज्य किन्हीं दूसरे आदर्शों को परिपोषित करने में मग्न हो। ऐसा नहीं संभव है। और इसलिए गांधी जी ये मानते थे कि जो हमारी शिक्षा है वो हमको अपने राष्ट्रीय जीवन के लिए सुपात्र बनाने वाली होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में वे 3 प्रकार की शिक्षा की बात किया करते थे जिसे हम 3H के नाम से जानते हैं। हेड यानी हमारी बुद्धि का परिष्कार, हमारे इंटेलेक्ट का रिफाइनमेंट। हार्ट यानी हमारे इमोशन यानी हमारी भावनाओं का परिष्कार। और तीसरा हैंड यानी हमारे हस्त कौशल या हमारी स्किल का परिष्कार। अगर इसको परंपरागत शब्दावली में कहें तो ये ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों के समन्वय पर आधारित शिक्षा दृष्टि है जिसका गांधी जी समर्थन करते थे। शिक्षा के ये फंडामेंटल्स कभी भी किसी समाज के बदला नहीं करते, क्योंकि कभी भी किसी राष्ट्र की अपनी चिति या उस राष्ट्र का अपना अंतर्भूत चरित्र बदला नहीं करता और इसीलिए उस अंतर्भूत चरित्र या उस चिति को परिपोषित करने वाली शिक्षा दृष्टि के फंडामेंटल्स में कभी कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए मित्रों, ये जो बार बार नई शिक्षा नीति का हम आह्वान करते हैं और हम कह रहे हैं कि 34 साल के बाद हमको एक नई शिक्षा नीति मिली, उस पर हम बहुत मुग्ध हैं, तो इस पर थोड़ा शांतचित्त होकर विचार कर लेना चाहिए। अगर किसी देश को बार बार शिक्षा नीति बदलने की आवश्यकता पड़ रही है या कोई देश बार बार एक नई शिक्षा नीति की चाहना कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से वो देश एक संकटग्रस्त सभ्यता बन चुका है। बार बार नई शिक्षा नीति की कामना करना, बार बार नई शिक्षा नीति की चेष्टा करना एक प्रकार से अपने राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति संशयग्रस्त होना है, उनके प्रति एक सस्पिशन, उनके प्रति एक दुविधा और उनके प्रति एक असमंजस का भाव प्रकट करना है। शिक्षा नीति के कभी भी जो प्रतिमान हैं, जो मानदंड हैं, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, जो उसके आधारभूत तत्व हैं, वो परिवर्तित नहीं हुआ करते। शिक्षा दृष्टि को परिवर्तित करने का मतलब है कि हम अपने पूरे जीवन विधान को हम सशंकित कर रहे हैं, हम अपने पूरे राष्ट्रीय विधान पर हम शंका प्रकट कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्र की चिति या अपने राष्ट्र के अंतर्भूत विशेषताओं पर शंका प्रकट कर रहे हैं। इसलिए जब हम गांधी जी पर विचार करें, उनकी सभ्यताई दृष्टि पर विचार करें, तो इन सारे प्रश्नों पर भी हमको अपने वर्तमान संदर्भों को ध्यान में रखते हुए विचार कर लेना चाहिए। होता यह है कि हम गांधी जी पर विचार करते हैं, संभाषण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, लेकिन जो हमारे आज के प्रश्न हैं, उन आज के प्रश्नों को अंदर तक जाकर के गांधी जी के विचार किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उनको समझने की जो एक चाहत है वो हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाती, जिसे बिटवीन द लाइन्स कहते हैं। गांधी जी जो कह रहे हैं और जिस प्रकार के समाज में, जिस प्रकार की मान्यताओं में हम जी रहे हैं,
उन मान्यताओं को तत्वशास्त्रीय स्तर पर जाकर के गांधी जी के विचार किस प्रकार प्रभावित करते हैं या किस प्रकार उनको स्पंदित करते हैं, इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। अपनी अर्थ दृष्टि क्या बन चुकी है, हमारी अपनी राजनीतिक दृष्टि क्या बन चुकी है, हमारे अपने संवैधानिक आदर्श क्या हैं, हमारी अपनी संवैधानिक मान्यताएं क्या हैं, हमारे अपने नगरों और गांवों की संरचना किस प्रकार की हो गई है, उनको हम विकास की किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हमारे अपने स्वास्थ्य और हमारी अपनी चिकित्सा प्रणाली की क्या स्थिति है, हम किसको अधिक विकसित चिकित्सा प्रणाली मानते हैं, हम किसको अधिक स्वस्थ मनुष्य मानते हैं, इन सबको धारित करने वाले हमारे समाज की बुनियादी मान्यताएं क्या हैं, वो कितनी परिवर्तित हो चुकी हैं, और इन सभी का उन्मीलन करने वाली हमारी शिक्षा दृष्टि कहाँ हमको लेकर के जा रही है। हमारे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जहाँ से हमारे निचली कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक भी तैयार होते हैं, उनको कौन से विषय किस दृष्टि के साथ पढ़ाए जा रहे हैं, उनका भी साथ साथ हमको मूल्यांकन कर लेना चाहिए जब हम गांधी पर विचार करते हैं। हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, समाज शास्त्र पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, विधि पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं। इन सभी विषयों की दृष्टि क्या है? क्या इन सभी विषयों की दृष्टि वही है जो उस सनातन परंपरा की दृष्टि है जिसके परिपोषक और जिसके समर्थक गांधी थे? और यदि नहीं है तो जिन विश्वविद्यालयों को इस प्रकार के विषयों को पढ़ाने वाले विचार आच्छादित किए हुए हैं, उन विचारों के बीच में हम गांधी दर्शन या गांधी के विचारों को किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं? क्या आज के विश्वविद्यालय जिस प्रकार के बौद्धिक वातावरण से आच्छादित हैं, जिस प्रकार की बौद्धिक विचार प्रणाली से आच्छादित हैं, उनके बीच में गांधी को पढ़ाना कोई बहुत अटपटा आपको नहीं लगता? इसलिए ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों से आप और हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए इनसे बचने की चेष्टा भी हमको नहीं करनी चाहिए। और इसलिए अब समय आ गया है कि हम जब गांधी को स्मरण करते हैं तो गांधी को स्मरण करने के सहारे जिस विचार दृष्टि ने हमको ग्रस रखा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, और जो गांधी की विचार दृष्टि है, उनको एक दूसरे के बरक्स रखकर, एक दूसरे के समानांतर रखकर हम उन दोनों की पोषणीयता पर, उन दोनों की सस्टेनेबिलिटी पर, उन दोनों की सत्यता पर एक बार गंभीरतापूर्वक विचार कर लें। तो ये कुछ प्रश्न थे कि गांधी आधुनिक विचार दृष्टि को कैसा मानते हैं, और ये बात हम तब तक नहीं समझ सकते थे जब तक आधुनिक विचार दृष्टि की अपनी आंतरिक स्थापनाएं क्या हैं उनका बोध हमको न हो। इसलिए उन आंतरिक विशेषताओं को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की। उन आंतरिक विशेषताओं को देखने से गांधी जी इस बात को स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि जो आधुनिक सभ्यता और उसके निर्धारक कारक हैं, वो इतने अंतर संघर्षात्मक हैं, वो इतने अंतर द्वंद्वात्मक हैं कि उनमें कोई सहयोग, कोई सामंजस्य, कोई तादात्म्य, इसकी गुंजाइश ही नहीं बनती। और इसलिए गांधी जी ने समूची आधुनिक सभ्यता के क्रोड में, उसके केंद्र में हिंसा की उपस्थिति को बहुत पहले समझ लिया था, बहुत पहले देख लिया था। जिस समय वो किल्डोनेन कैसल नामक जहाज़ पर इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, उस समय उन्होंने समूची यूरोपीय सभ्यता के बीच विद्यमान उस तत्कालीन हिंसा के तत्व को समझ लिया था, जिस हिंसा की बुनियाद पर ही यूरोप ने अपनी सभी राजनीतिक और वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं को हासिल किया था। और इसलिए गांधी जी हिंसा और आधुनिकता को एक दूसरे में इम्प्लिसिट मानते थे। उनका ये मानना था कि आधुनिकता के अंदर हिंसा का तत्व अंतर्भूत है, हिंसा के बिना आधुनिकता चल ही नहीं सकती। और इसलिए अहिंसक होने का तात्पर्य यह है कि हम सबसे पहले आधुनिक जीवन की विसंगतियों से अपना पिंड छुड़ाएं। हम पहले समझें कि अहिंसक होने का तात्पर्य क्या है। ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति की जो तादात्म्यपूर्ण व्यवस्था है, जिसको हमारे यहाँ रीत या धर्म कहा गया, उस तादात्म्यपूर्ण व्यवस्था के बीच में किसी भी प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न करना, वो गांधी जी के लिए हिंसा है, अधर्म है। हिंसा और अहिंसा का गांधी जी के लिए बड़ा ही व्यापक संदर्भ है। और इसलिए यदि हम उनकी इन मूल मान्यताओं को समझ जाते हैं, उनकी इन तत्वशास्त्रीय मान्यताओं को समझ जाते हैं, तो शायद हम गांधी जी को ठीक प्रकार से आज के संदर्भ में समझ लेंगे और उनकी उपादेयता को हम अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। मैं समझता हूँ कि गांधी जी की इस जयंती पर जो आधुनिक जीवन दृष्टि है, जो हमको आच्छादित किए हुए है,
उसके संबंध में उनके क्या विचार हैं, उसको जानना हमारे और आपके लिए, सभी के लिए लाभकारी रहा होगा। धन्यवाद। साधुवाद।